स्टडी विटामिन डी। जहां तक विटामिन डी की बात हुई, तो जैसे विटामिन ए था, विटामिन डी भी वैसे फैट सॉल्युबल है। तो जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं, हम लोगों ने विटामिन ए पढ़ लिया है। तो जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं वो विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन ए, डी, ई, एन, के। तो इनमें से हम लोगों ने विटामिन ए पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन डी, और फिर उसके बाद विटामिन सी, फिर उसके बाद विटामिन बी, फिर ई, एन, के। तो आज हम लोग विटामिन डी पढ़ लेते हैं। आप सबको पता है कि विटामिन डी सनलाइट डिराइव्ड एक विटामिन है ना। तो देखा जाए तो नॉर्मली इसकी डेफिशिएंसी होनी ही नहीं चाहिए। अगर आपको 1 घंटे भी सनलाइट मिल जा रही है मॉर्निंग की, वो सफिशियंट होता है 90% जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको प्रोड्यूस करने में। 10% तो चलिए फूड से मिल ही जाएगा, कितना भी कम आप फूड लोगे। लेकिन जब कोई भी न्यू बॉर्न होता है तो उसके पास, उसको तो सनलाइट में भी यूजुअली नहीं ले जाते हैं, उसको सील करके घर में रखते हैं ताकि इंफेक्शन वगैरह ना हो। तो मदर के मिल्क में ज्यादा होता नहीं है। 1 लीटर अगर मदर का मिल्क लोगे तो उसमें जो विटामिन डी मिलेगा वो ज्यादा से ज्यादा 40 इंटरनेशनल यूनिट मिलेगा। 1 लीटर मदर का मिल्क शायद पॉसिबल ना हो। तो बच्चे को जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम से कम होती है 200 इंटरनेशनल यूनिट। आगे चल के जब वो और बड़ा हो जाता है तो उसको रिक्वायरमेंट होती है 400 इंटरनेशनल यूनिट। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, इन्फेंट्स रिक्वायर 200 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी। लेकिन दुख की बात यह है, मदर के मिल्क में इतना होता ही नहीं है। इसका मतलब नेचुरल है कि बेबी विटामिन डी डेफिशिएंट हो सकता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मदर के मिल्क में कितना होता है। मदर मिल्क की बात किया जाए तो ये तो मुझे नहीं पता कितने लीटर मदर मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन अगर मदर मिल्क की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ओनली 30 to 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर ऑफ मदर मिल्क में इतना विटामिन डी होता है। तो इसका मतलब बेबी हर हाल में इतना 200 इंटरनेशनल यूनिट तो मदर से नहीं पा सकता है। तो इसलिए देखा गया है कि अगर बेबी को सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है तो बेटर है उसको विटामिन डी सप्लीमेंट करिए। कितना सप्लीमेंट कर दीजिए? 200 इंटरनेशनल यूनिट। लेकिन जब बच्चा और बड़ा हो जाएगा, मतलब जब वो एडोलेसेंट एज ग्रुप में चला जाएगा या चाइल्ड एज ग्रुप में चला जाएगा या हमें आपको, तो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाएगी। लिख लेते हैं चिल्ड्रेन रिक्वायर 400 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी। तो हमेशा याद रखिएगा, मिल्क से विटामिन डी की पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये इतने 3 पॉइंट्स हैं। इसीलिए आपको जब भी बेबी डिलीवर होता है तो हर बच्चे को विटामिन डी के ड्रॉप्स लिखे जाते हैं और ऊपर से कैल्शियम भी दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम आपके बोन की ग्रोथ और टीथ वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं विटामिन डी होता क्या है। एक्चुअली एक स्टेरॉइड या कोलेस्ट्रॉल डिराइव्ड आपका विटामिन या हार्मोन होता है। लिख लेते हैं विटामिन डी is a fat soluble vitamin essential for bone growth, ब्रैकेट में लिख लीजिए कैल्शियम। कैल्शियम से मिनरलाइज होती, मतलब कैल्शियम एज अ मिनरल बोन के ऑस्टियोइड मैट्रिक्स में या बोन टिश्यू में डिपॉजिट हो जाता है, तो बोन्स आपकी स्ट्रांग हो जाती हैं और ग्रो करती हैं। एंड इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो बात किया जाए अगर आपके विटामिन डी का रोल क्या है, अभी हम लोग विटामिन D1, D2, D3 की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल विटामिन डी का क्या काम है। तो विटामिन डी का काम है, विटामिन डी का काम है जो हम लोग कैल्शियम फूड में खाते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा रीएब्जॉर्ब कराना, और जो हम लोग यूरिन पास करते हैं उसमें कैल्शियम का कम से कम लॉस कराना, है ना। मतलब ट्यूब्यूल से या किडनी से रीएब्जॉर्ब कराना, कौन से? जो फिल्टर होके चले गए हैं।
है ना, जो GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से जिसको हमने बाहर कर दिया है, अगर वो रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे तो बॉडी से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन इंटेस्टाइन, इन इंटेस्टाइन, इन इंटेस्टाइन, है ना, मतलब जो हम लोगों ने फूड लिया है उसके अंदर जो कैल्शियम होगा उसे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कराना है। दूसरा रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स आप लोग समझते हो, किडनी की बात है, ग्लोमेरुलस होगा और ट्यूब्यूल्स होंगे, जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले। तो किडनी ट्यूब्यूल्स की बात किया जाए तो यहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब देख लीजिए, ऐसा नहीं कि विटामिन डी इंडिपेंडेंट है, बॉडी में दो हार्मोन होते हैं, एक पैराथार्मोन जो पैराथायरॉइड ग्लैंड, थायराइड के थायराइड ग्लैंड में ही 4 छोटे छोटे पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं, वहां से पैराथार्मोन निकलता है, ठीक है। वहीं पे C सेल्स होते हैं थायराइड में ही जिससे कैल्सीटोनिन निकलता है। तो पैराथायरॉइड हार्मोन और कैल्सीटोनिन आपके कैल्शियम और फास्फोरस के बैलेंस को चेक में रखते हैं। जैसे मान लीजिए दो हार्मोन्स होते हैं, 2 हार्मोन्स, दोनों थायराइड ग्लैंड से ही निकलते हैं देखा जाए तो। एक आपका आ जाएगा पैराथार्मोन, पैराथार्मोन, इसको आप कह देते हो PTH। दूसरा हार्मोन आपका हो जाता है कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन। देखा जाए थायराइड ग्लैंड में ही पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होते हैं और वहीं पे C सेल्स होते हैं, C सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, और यहाँ पे पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, यहाँ से ये दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। देखिए बहुत ही इजी है, दो आयंस का हमें बैलेंस देखना होता है, एक तो कैल्शियम आयंस ब्लड में ज्यादा कराना होता है, दूसरा आपके फॉस्फेट होते हैं, फॉस्फेट। तो हम लोग यहाँ पे कैल्शियम से कंसर्न हैं। देखिए पैराथार्मोन और फॉस्फेट दोनों P से स्टार्ट होते हैं लेकिन उल्टा है, पैराथार्मोन आपका क्या बढ़ाएगा, कैल्शियम के लेवल को, और कैल्सीटोनिन आपका क्या बढ़ाएगा, पैराथार्मोन हार्मोन को। तो ऐसे याद करिए कि अगर किसी की बॉडी में कैल्शियम कम हो जाएगा तो पैराथार्मोन चाहेगा कि कैल्शियम का लेवल बढ़े, तो पैराथार्मोन अपना लेवल बढ़ा लेगा PTH, और ये चाहेगा कि विटामिन डी और बढ़े और उसके बाद कैल्शियम बॉडी में बढ़े। तो जब भी बॉडी में कैल्शियम कम होगा तो यहाँ पे पैराथार्मोन बढ़ जाएगा और ये स्टिमुलेट करेगा कैल्शियम सिक्रीशन को। आप लोग समझ पा रहे हो कि एक बार फिर से देख लेते हैं, ये दो हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फिर से देख लेते हैं। मैंने कहा बॉडी में कैल्शियम का लेवल विटामिन डी की वजह से मेंटेन होता है। अगर हम लोग कैल्शियम को फूड में लेंगे भी और बॉडी में विटामिन डी नहीं होगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, एब्जॉर्ब भी हो गया तो किडनी से पास आउट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो कुछ भी कैल्शियम खाते हैं उसको इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कराना है। कुछ कैल्शियम फिल्टर हो जाता है ब्लड फिल्ट्रेशन के साथ, GFR के साथ, तो कहाँ पहुंच जाता है, किडनी ट्यूब्यूल्स में, तो वहां से रीएब्जॉर्ब कराना होता है। रीएब्जॉर्ब जो कराएंगे वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब PCT से। मतलब अगर किसी को कोई ट्यूबुलर डिसऑर्डर होगा जहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नहीं काम कर पा रहे होंगे तो वहां पे भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी। तो देखा जाए तो विटामिन डी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। दो हार्मोन भी होते हैं इसके पीछे, एक होता है पैराथार्मोन जो पैराथायरॉइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, दूसरा होता है कैल्सीटोनिन जो C सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। तो यहाँ पे उल्टा है, पैराथायरॉइड आपका कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा, कैल्सीटोनिन आपके फॉस्फेट के लेवल को बढ़ाएगा। मैं कह रहा हूँ सिनेरियो उल्टा ले लो, पैराथायरॉइड का काम है कैल्शियम को ब्लड में बढ़ाना, तो अगर कभी किसी की बॉडी में कैल्शियम कम हो जाएगा तो बॉडी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा पैराथार्मोन बनाओ, ज्यादा से ज्यादा विटामिन डी हो बॉडी में, और ज्यादा से ज्यादा आपका कैल्शियम बॉडी में रीएब्जॉर्ब या एब्जॉर्ब हो, है ना।
तो पैराथार्मोन और विटामिन डी रेस्पॉन्सिबल होते हैं कैल्शियम होम्योस्टेसिस के लिए। लिख लेते हैं, विटामिन डी एंड पैराथार्मोन आर responsible for homeostasis मतलब नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम आपको पता है एक तो टीथ के लिए इंपॉर्टेंट होगा, दूसरा आपके बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तीसरा कैल्शियम भी आपके आयनिक आपके जो इम्पल्स कंडक्शन होता है उसमें हेल्प करता है ना, ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम लोग कैल्शियम नहीं पढ़ रहे, हम लोग विटामिन डी पढ़ रहे हैं। हमें मोटा मोटा जानना है कि इसकी वजह से आगे क्या होगा और इसका इफेक्ट कैसे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म या कैल्शियम लेवल पे होगा। यहाँ पे नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम भी जानना जरूरी है। नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम, नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम की बात किया जाए तो हम लोग सिंपल याद करते हैं 10 ± 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो इसको ऐसे कह देते हैं 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, ये नॉर्मल लेवल ऑफ टोटल कैल्शियम इन ब्लड। इसमें कुछ आयनिक होता है, कुछ नॉन आयनिक होता है। इसके अलावा नॉर्मल लेवल ऑफ फॉस्फोरस भी लिख लेते हैं या फॉस्फेट। नॉर्मल, ये हम अप्रोक्सीमेट करके पढ़ा रहे हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट और ये सब पढ़ेंगे तो देख लेंगे। नॉर्मल लेवल ऑफ फॉस्फेट इन ब्लड। तो हमने एक बार निमोनिक बताया था, फॉस्फेट, पोटेशियम और एल्ब्यूमिन मोर और लेस बराबर होते हैं बॉडी में। ये लिख लेते हैं यहाँ पे, इसका नॉर्मल लेवल आपका होगा 3.5 to 5.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एक निमोनिक यहाँ पे लिख लेते हैं। निमोनिक लिखने की बात अगर हो जाए यहाँ पे, हम लोग कहते हैं कि जो लेवल होता है, कितने आयंस का कितना लेवल याद करोगे। अगर 2-4 का लेवल लगभग अप्रोक्सीमेटली बराबर हो तो उनको आप एक साथ लिख के समराइज कर सकते हैं। तो लेवल्स ऑफ एल्ब्यूमिन, सीरम पोटेशियम एंड सीरम फॉस्फेट आर 3.5 to 5.5। ठीक है, ये ऐसे याद रखिएगा। पोटेशियम होगा तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर नहीं होगा, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा। लेकिन जो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं वो लगभग यही देखते हैं कि क्या रेंज है। तो यहाँ पे अगर फॉस्फेट की बात किया जाए तो कैल्शियम से कम होता है। और जो आपकी बोन्स होती हैं उसमें केवल ऐसा नहीं होता कि केवल कैल्शियम ही होता है, कैल्शियम भी होता है, फॉस्फेट भी होता है। तो ये 2 मिनरल्स होते हैं बोन्स के। लिख लेते हैं, 2 main minerals of bones are calcium and phosphate। तो अगर आप देख पा रहे हो कैल्शियम कम होगा तो भी बोन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, फॉस्फेट कम होगा तो भी बोन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों अगर कम होगा तो भी हमें रिकेट्स जैसे मैनिफेस्टेशन मिलेंगे, है ना। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर बोन का मिनरलाइजेशन नहीं हुआ है, बोन के अंदर देखो कुछ सॉफ्ट टिश्यू होगा, मतलब कुछ सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होंगे, उसी में मिनरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। तो हम कहते हैं बोन्स आपके मिनरलाइज्ड हो गए हैं, बोन्स स्ट्रांग हो गए हैं, बोन्स के पास बहुत सारा कैल्शियम है। अगर वहां पे कैल्शियम कम हो जाएगा तो बोन्स आपकी वीक होंगी, है ना। तो वहां पे जो मेन आयन की जरूरत होती है, दोज आर कैल्शियम एंड फॉस्फेट। अब देख लेते हैं यहाँ पे, अगर किसी को विटामिन डी डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अगर ये चाइल्ड इन्फेंसी मतलब 1 साल से कम या चाइल्डहुड में अगर प्रॉब्लम हुई तो हम लोग कहते हैं कि पेशेंट को रिकेट्स हो गया है, और रिकेट्स के कुछ फीचर्स होते हैं उसको देखेंगे। लेकिन अगर एडोलेसेंट या एडल्ट में प्रॉब्लम होती है तो हम लोग कह देते हैं ऑस्टियोमलेशिया। देखो ये ग्रोइंग बोन्स होती हैं तो इसमें ग्रोथ प्लेट ज्यादा डिस्टर्ब होती है, ग्रोइंग बोन्स। यहाँ पे बोन्स ग्रो कर चुकी हैं, केवल मिनरलाइजेशन में फर्क पड़ेगा, यहाँ पे ग्रोथ में भी फर्क पड़ जाएगा। तो इन्फेंसी में होगा तो आप कह दोगे, यहाँ पे आपका अगर इन्फेंसी में हुआ है तो आप कह दोगे कि रिकेट्स है, जो कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आगे चल के कम हो रहा है तो आप कह देते हो
कि ऑस्टियोमलेशिया है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं विटामिन डी होता क्या है, कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है और कितने फॉर्म में होता है। लिखते हैं यहाँ पे विटामिन डी अगर हम लोग डाइट में लेंगे इज एब्जॉर्ब्ड इन डिओडनम। आप सबको पता है डिओडनम पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन होता है, कभी भूल जाइए। डी फॉर विटामिन डी, डी फॉर डिओडनम, ठीक है। यहाँ पे भी बात खत्म हो गई। लेकिन ये बात याद रखिएगा 80 to 90% विटामिन डी, जो हम एडल्ट लोग हैं तो हम लोग धूप में भी जाते हैं तो हमें 80 to 85% विटामिन डी सनलाइट के जरिए मिल जाती है। इसका मतलब डाइट में बाकी जो बचा हुआ है उतना तो 10 to 20% मिल ही जाएगा। तो लिख लेते हैं सनलाइट एक्सपोजर प्रोवाइड्स bulk of vitamin D required। यहाँ लिख लीजिए 80 to 90%। तो अगर देखा जाए तो अगर कोई इंसान धूप से अच्छा एक्सपोजर ले रहा है तो उसमें विटामिन डी की डिफिशियंसी होनी ही नहीं चाहिए, है ना। तो विटामिन डी आपका मेनली एक सनलाइट विटामिन है ना। इसके अलावा कुछ डाइटरी सोर्सेज में भी मिलता है विटामिन डी। डाइटरी सोर्सेज की अगर बात किया जाए तो एनिमल फूड में भी मिल जाएगा और वेजिटेरियन फूड में भी मिल जाएगा। तो एनिमल फूड की बात किया जाए तो उसके क्या सोर्सेज होंगे, और अगर प्लांट सोर्स की बात किया जाए तो उसके क्या सोर्सेज होंगे, ये देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि विटामिन डी होता क्या है। विटामिन डी की बात किया जाए तो ये दो फॉर्म में, प्रो हार्मोन्स के फॉर्म में हम इसका इनटेक करते हैं। टू प्रो हार्मोन्स, दो प्रो हार्मोन की बात किया जाए तो एक हम लोग कहते हैं विटामिन डी टू, दूसरा हम लोग कहते हैं विटामिन डी थ्री। विटामिन डी टू एंड विटामिन डी थ्री। विटामिन डी टू की बात किया जाए तो ये हमारा प्लांट सोर्स से आता है। लिख लीजिए प्लांट सोर्स, प्लांट सोर्स। इसके अलावा विटामिन डी थ्री एनिमल सोर्स। जो कॉम्पोजिशन होता है इसको कहते हैं अर्गो कैल्सीफेरॉल, अर्गो कैल्सीफेरॉल। और इसको कहते हैं हम लोग कॉले कैल्सीफेरॉल, कोलेस्ट्रॉल से बनता है कॉले कैल्सीफेरॉल। इसके अलावा ये तो डाइटरी सोर्सेज हो गए, डाइटरी सोर्सेज। ये वेज फूड से मिल गया, ये नॉन वेज फूड से मिल गया। ऐसा नहीं कि कहानी यहाँ खत्म हो गई। ये प्रो हार्मोन्स हैं या प्रो विटामिन डी थ्री है, अभी इनको एक्टिव कंपोनेंट में चेंज करना बचा हुआ है। इसके अलावा आप देख पा रहे हो कि सनलाइट से मैंने कहा था मेजर सोर्स होता है ना। यहाँ पे एक चीज बना लेते हैं विटामिन डी, उसके बाद फिर समझते हैं। देखिए कुछ इस टाइप से है, कुछ चीजें हम लोग डाइट में लेते हैं जैसे विटामिन डी टू और विटामिन डी थ्री, विटामिन डी टू एंड डी थ्री, डिपेंडिंग ऑन कि इंसान वेज है कि नॉन वेज है, नॉन वेजिटेरियन है कि वेजिटेरियन है। तो इसको हमने इनटेक किया। इसके अलावा अगर सनलाइट में आप खड़े होगे या सनलाइट एक्सपोजर होगा तो यहाँ पे 7 हाइड्रो डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, 7 डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल या डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्टेरॉल देखा जाए तो ये एक कोलेस्ट्रॉल डिराइव्ड विटामिन है। तो यहाँ पे इतनी चीजों को हम लोग विटामिन डी कहते हैं, ठीक है। ये डी टू हो गया, डी थ्री हो गया और कोलेकैल्सीफेरॉल हो गया। अब यहाँ पे आगे चलेंगे तो ये बॉडी में एक्टिव फॉर्म नहीं था, ये सब आपके प्रो हार्मोन्स हैं। ये जब बॉडी में पहुंचेगा तो कहाँ पे पहुंचेगा, लीवर में। लीवर में ये चेंज हो जाएगा 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल, हाइड्रोक्सी
कोलेकैल्सिफेरॉल। ठीक है, इसी को आप लोग कह देते हो 25 हाइड्रोक्सी वाइटमिन डी। 25 हाइड्रोक्सी वाइटमिन डी, ये भी बहुत एक्टिव नहीं है। ठीक है, आगे चल के ये चेंज हो जाता है किडनी में, किडनी में आगे चल के ये चेंज हो जाता है 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल। तो इतनी चीज हम लोगों ने देख लिया है। तो ये आपका एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। फिर से देख लेते हैं एक बार, बहुत ही सिंपल है। आपने कहीं से भी विटामिन डी के प्रो वाइटमिन्स या प्रो हार्मोन्स आपको मिले, वो उसको बॉडी में जब आपके गया तो लीवर के पास पहुंचा, लीवर ने इसको हाइड्रोक्सिलाइज कर दिया, मतलब उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड कर दिया, तो ये हो गया 25th पोजीशन पे ऐड हुआ, तो 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल है ना, ये प्रोडक्ट बन गया। लेकिन ये भी उतना एक्टिव नहीं है। आगे चल के किडनी में जब ये जाएगा तो यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होगा। तो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ऐड कर देगा, तो ये हो जाएगा 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। ठीक है, तो ये आपका एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी होता है। हमने देखा था स्टार्टिंग में ही, यही तो सब काम करा रहा है। इसके 3 काम लिख लेते हैं। 3 काम कितने सिंपल हैं इसके। एक तो ये आपका इंटेस्टीन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराएगा, तभी तो ब्लड में बढ़ेगा। दूसरा काम इसका ये होगा कि ये आपका रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम जो फिल्टर हो गया उसे रीएब्जॉर्ब कराएगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन रीनल ट्यूब्यूल्स। और मेन चीज तो ये है, जितना भी यहाँ पे कैल्शियम आया हुआ है, अब इसका यूज क्या है, बोन की डेंसिटी या बोन को मिनरलाइज कराने में, है ना, लिख लेते हैं। बाकी इसका काम है कि बोन मिनरलाइजेशन या डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन मैट्रिक्स, इसी को आप कहते हो बोन मिनरलाइजेशन। बोन मिनरलाइजेशन, यही अगर एडल्ट में कम होगा तो ऑस्टियोमलेशिया होगा, बच्चे में कम होगा तो आपका रिकेट्स होगा। अगर बोन मिनरलाइजेशन आपका कम होगा, इफ डिक्रीज्ड तो आपका रिकेट्स हो जाएगा। ये आपका पीडियाट्रिक में, और अदरवाइज ऑस्टियोमलेशिया, है ना, ये एडल्ट में। तो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है सब कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड पढ़ा है और काफी सिंपल पढ़ा है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये कॉन्सेप्ट भूले ना, फिर उसके बाद चलते हैं। जहां तक विटामिन डी की बात है, हम लोगों ने देख ही लिया, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया कराएगा। ठीक है, कुछ रिकेट्स के फीचर देख लेंगे, लेकिन उतना एनफ नहीं होगा। फिर से इसको देखते हैं, इस चार्ट को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। विटामिन डी अगर आपने इनटेक किया ओरल फूड में, तो यहाँ पे डिओडनम में गया, डिओडनम में एब्जॉर्ब हो गया, चाहे वो प्लांट प्रोडक्ट से आपने लिया हो, चाहे वो आपने एनिमल प्रोडक्ट से लिया हो। इसके बाद हम लोगों ने कहा कि सनलाइट भी एक रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी है। इनफैक्ट जो बल्क ऑफ विटामिन डी हमारी बॉडी में चाहिए होता है वो सनलाइट से मिल जाता है, अगर हम लोग थोड़ा बहुत भी सनलाइट एक्सपोजर लें, 80 to 90%। बाकी 10 to 20% फूड से ले लेंगे। विटामिन डी की बात किया जाए तो ये इनएक्टिव कंपाउंड है। जब हम लोग विटामिन डी इनटेक करेंगे तो बॉडी उसको मेटाबोलाइज करके एक्टिव फॉर्म में बनाएगी। उसमें लिवर इन्वॉल्व होगा, किडनी होगा, ये जाएगा लिवर यहाँ पे 25th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच कर देगा, तो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी हो जाएगा। लिवर में पहुंचेगा तो एक और हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो आप कहते हो
125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी। तो विटामिन डी प्लांट सोर्स से होगा अर्गो कैल्सीफेरॉल, एनिमल सोर्स से होगा कोलेकैल्सीफेरॉल, और अगर सनलाइट को 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल ब्लड में मिल गया तो उसको कन्वर्ट कर देगा ये विटामिन डी में। तो विटामिन डी के इतने सारे फॉर्म्स हो गए, लेकिन ये एक्टिव फॉर्म्स नहीं है, एक तरह से प्रो हार्मोन से बॉडी में आगे चल के ये एक्टिवेट किए जाएंगे। तो सिंपली ये लिवर के पास गया, यहाँ 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम मिल गया इसको, तो इसने 25th पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर दिया था। आप कहते हो 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल या 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। फिर यही चीज किडनी में चला गया, तो इसको आप कहते हो 25 डाई हाइड्रोक्सी 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल। ये आपका एक्टिव फॉर्म होता है, इसी ने सब काम करना है, जिसमें इंटेस्टाइन में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूल्स में कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन, और बोन में ले जाके जो भी यहाँ से कैल्शियम ऑब्टेन होगा बॉडी को, वो बोन मिनरलाइजेशन में हेल्प हो जाएगी। बोन मिनरलाइजेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे अगर कैल्शियम कम है, विटामिन डी कम है, पैराथार्मोन कम है, तो रिकेट्स होगा पीडियाट्रिक एज ग्रुप में। एडल्ट एज ग्रुप में यहाँ पे डिक्रीज मिनरलाइजेशन की वजह से जो प्रॉब्लम आएगी, वीक बोन्स आएंगी, उनको हम लोग कह देते हैं ऑस्टियोमलेशिया। एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे हम लोग कहते हैं आप विटामिन डी का लेवल करा लो बॉडी में, तो जो लेवल हम लोग लैब में कराते हैं वो विटामिन डी का लेवल किसका कराते हैं, वो इसका कराते हैं, ठीक है। विटामिन डी लेवल जो हम लोग लैब में कराते हैं वो ये विटामिन होता है। विटामिन D3 चेक करना बहुत टफ होता है, इसको ब्लड से एस्टिमेट करना बहुत ही इजी होता है। तो लैब की बात किया जाए तो लैब ना इसको चेक करता है ना इसको चेक करता है, लैब इसको चेक कर लेता है, ठीक है। लेवल ऑफ नॉर्मली चेक इसको भी किया जा सकता है, लेकिन इजिली कन्वेंशनल मेथड से हम लोग 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी को चेक कर लेते हैं। बात किया जाए अगर विटामिन डी का, तो ब्लड में क्या लेवल होता है, तो और देख लेते हैं हम लोग लेवल्स ऑफ विटामिन डी इन ब्लड। रिक्वायरमेंट हम लोग देख लिए हैं, विटामिन डी लेवल्स इन सीरम। तो विटामिन डी सीरम की अगर बात किया जाए तो जो नॉर्मल होता है वो 20 to 60 नैनोग्राम पर ml होता है। अच्छा, ब्लैक पीपल में सनलाइट बहुत अंदर मेलेनिन की वजह से जा नहीं पाती, तो विटामिन डी कम बनता है। फेयर लोग अगर सनलाइट से एक्सपोज होते हैं तो उनमें विटामिन डी ज्यादा बनता है। तो हम इंडियंस लोग इसलिए विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं ज्यादातर, क्योंकि हम लोग ब्लैक होते हैं, ठीक है। रेस हम लोगों की ब्लैक मानी जाती है या व्हीटिस मानी जाती है। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो कितने से कम होगा तो आपको विटामिन डी देना बिल्कुल जरूरी है। इसका लेवल हो जाएगा आपका लेस देन 10। तो जैसे मान लीजिए हम लोग सोसाइटी में या किसी को अगर डायग्नोसिस करने के लिए विटामिन डी लेवल का कराते हैं, तो क्या कराते हैं, लेवल 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी का, ठीक है। और जो इसका नॉर्मल है उसको इधर इस तरीके से लिख लेते हैं 20 to 60 नैनोग्राम पर ml। कब हम कहते हैं डेफिशिएंट है, लेस देन 10। कब कहते हैं हम लोग इनएफिशिएंट है, इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंट मतलब 10 से 20 के बीच में हो, 10 to 20 नैनोग्राम पर ml, ठीक है। तो देखा जाए जब डिफिशियंसी मतलब जब मिनरलाइजेशन या ऑस्टियोमलेशिया या आपका रिकेट्स की बात किया जाए, उनमें लेस देन 10 मिलेगा। लेकिन अगर 10 to 20 है तो अभी तक फीचर नहीं आया होगा, लेकिन जब 10 से कम आ जाएगा तो फीचर मिलने लगेगा। तो विटामिन डी का जो हम लोग लेवल कराते हैं वो विटामिन डी का लेवल कराते हैं ये वाला जो लीवर बनाता है, मतलब 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, ठीक है। और इसका लेवल नॉर्मल होता है 20 to 60 नैनोग्राम पर ml। डिफिशियंट कब कहोगे, जब ये आपका हो जाएगा लेस देन 10 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। और जहां तक विटामिन डी डिफिशियंसी में रिकेट्स की बात है, क्योंकि हम लोग पीडियाट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, लिख लेते हैं फीचर्स ऑफ रिकेट्स। फीचर्स ऑफ विटामिन डी डिफिशियंसी इन पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स की बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग रिकेट्स समझ रहे हैं, है ना। तो ऐसे पेशेंट में देखा गया है कि जो स्कल बोन्स होती हैं वो काफी सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि मिनरलाइजेशन हुआ नहीं है।
इस सॉफ्ट स्कल बोन को हम लोग क्रेनियोटेब्स कहते हैं, ये सबसे पहला फीचर होता है, लिख लेते हैं क्रेनियोटेब्स। कल इसके डायग्राम भी देख लिए जाएंगे। क्रेनियोटेब्स मतलब सॉफ्ट स्कल बोन्स। आप समझ पा रहे होगे, इसको रिलेट कर पा रहे होगे, क्योंकि कैल्शियम है ही नहीं तो बोन्स उतनी मिनरलाइज नहीं हुई हैं, उतनी हार्ड नहीं हुई हैं। इसके अलावा आपको पता है कुछ लोगों का चेस्ट डिफॉर्म्ड हो जाता है, आगे की तरफ जो स्टर्नम है बल्ज कर जाता है, और कुछ रिब्स, इसको हम लोग कहते हैं पिजन चेस्ट। इसका भी डायग्राम देख लेंगे। पिजन चेस्ट, डिफॉर्म्ड चेस्ट या चेस्ट डिफॉर्मिटी। दो टाइप की चेस्ट डिफॉर्मिटी होती है, पेस कैरिनेटम और पेस एक्सकेवेटम, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। डिफॉर्म्ड चेस्ट। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जो कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शंस होते हैं रिब्स के, अभी डायग्राम में देख लेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं रैकिटिक रोजरीज। रैकिटिक रोजरीज। प्रोमिनेंट, इसको डायग्राम में देखेंगे अभी, प्रोमिनेंट कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शंस, कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शंस ऑफ रिब्स। ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि रिब्स में ही एक छोटा सा लोअर मार्जिन पे आपको सल्कस दिखेगा, जिसे आप कहते हो हैरिसन सल्कस। हैरिसन सल्कस, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। फिफ्थ हम लोग लिख लेते हैं, देखिए जब बच्चा चलने लगेगा तो पैर पे उसके वजन आएगा, अगर उसमें अच्छा खासा मिनरलाइजेशन नहीं होगा तो कुछ न कुछ और प्रॉब्लम होगी, है ना। वो बेंड कर सकते हैं, वो आपका किसी तरफ भी जा सकते हैं, स्वे कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग नॉक नीज, एक दूसरे से टकराएंगे नीज पे, नॉक नी। इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं वाइडनिंग ऑफ रिस्ट, वाइडनिंग ऑफ रिस्ट। अभी इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। इसके अलावा एक और नाम है विंड स्विफ्ट डिफॉर्मिटी। तो कुछ नेम से हैं, इसको जान लेते हैं, और जितना डायग्राम अभी देख सकते हैं उनको देख लेते हैं। या कभी कभी ऐसा हो जाएगा जैसे नीज आपस में टकराएंगे, नीज दूर दूर भी जा सकते हैं, तो आपका जेनुअलगम और जेनुवेरम, कॉक्सावेरम, कॉक्सा, ये सब आप लोग ऑर्थो में पढ़ोगे। अभी मैं कुछ आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये माना जाता है कि अगर किसी में, यहाँ पे रिस्ट आप देख रहे हो ऐसे होना चाहिए था, लेकिन रिस्ट थोड़ा सा वाइड हो गया है। तो बोन के तीन पार्ट होते हैं, एक उनमें से मेटाफाइसिस होता है, तो मेटाफाइसिस वाइड हो जाता है। इसलिए हम लोग बच्चे की कलाई देखते हैं, बच्चे की कलाई अगर वाइडन हो गई है तो इसका मतलब ये साइन ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी है, साइन ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, जिसको हम लोग कहते हैं रिकेट्स। बच्चे की बात हो रही तो हम लोग यहाँ पे रिकेट्स कहेंगे। वाइडनिंग ऑफ रिस्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है मेटाफाइसिस के वाइडनिंग का, और जिसका रीजन होता है विटामिन डी डेफिशिएंसी, मतलब कैल्शियम कम है ऐसे पेशेंट में। ठीक है। इसके अलावा आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक टर्म मैंने कहा था नॉक नीज, जिसमें नीज आपस में टकराएंगी। इस तरीके से यहाँ पे आपकी नीज टकरा नहीं रही है, दूर दूर चली गई है। ठीक है। तो इसको हम लोग कहते